गुड मॉर्निंग बच्चों। इकोनॉमिक्स की लास्ट क्लास में हमने प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न टू अ फैक्टर चैप्टर को स्टार्ट किया था। इसके फर्स्ट टू कंसेप्ट्स को हम कर चुके हैं, कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन और कंसेप्ट ऑफ टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे रिटर्न टू अ फैक्टर और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन एंड रिलेशनशिप करेंगे टोटल प्रोडक्ट का मार्जिनल प्रोडक्ट के साथ, एवरेज प्रोडक्ट का मार्जिनल प्रोडक्ट एंड शेप्स ऑफ टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट कर्व। ठीक है, इनकी शेप्स क्या होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा इस चैप्टर का सबसे जो मेन पॉइंट है, जो मेन टॉपिक है वो है रिटर्न टू अ फैक्टर द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। ठीक है, तो इसमें देखिए हम क्या करते हैं, इफ़ द इनपुट ऑफ वन फैक्टर इज इंक्रीज व्हाइल ऑल द अदर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, मतलब किसी एक फैक्टर को जब आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो आप किसी एक फैक्टर के प्रपोर्शन को इंक्रीज कर देते हो, देन द प्रपोर्शन बिटवीन द फैक्टर इज चेंज। ठीक है, तो प्रपोर्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हम सपोज करेंगे कि टू फैक्टर है हमारे प्रोडक्शन के, लैंड है और लेबर है। यहाँ पर लैंड हमारा फिक्स फैक्टर होता है क्योंकि हम उसको चेंज नहीं कर पाते शॉर्ट टर्म में, और जो लेबर हमारा है वो है वेरिएबल फैक्टर। तो सपोज कीजिए कि आपने लैंड मेजर की है 2 हेक्टेयर, आपके पास लैंड है, यू ग्रो टोमेटोज ऑन इट विद द हेल्प ऑफ 1 यूनिट ऑफ लेबर। ठीक है, तो 1 यूनिट ऑफ लेबर के साथ आप उसमें क्या करना चाहते हो, टोमेटो प्रोड्यूस करना चाहते हो। तो देखिए आपका प्रपोर्शन क्या होगा, लेबर एंड लैंड का 1 यूनिट किसकी है, लेबर की है, और 2 यूनिट किसकी है, आपकी लैंड की है। इफ़ द यूनिट ऑफ लेबर आर इंक्रीज टू 2, अगर आप लेबर की यूनिट को इंक्रीज कर देते हो, कितना, 2 से इंक्रीज कर देते हो, तो जो आपका न्यू प्रपोर्शन होगा, न्यू प्रपोर्शन क्या होगा, लेबर का और लैंड का 2:2 होगा। इन अदर वर्ड्स, इफ देयर वर 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड पर यूनिट ऑफ लेबर प्रीवियसली, नाउ देयर विल बी 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड पर यूनिट ऑफ लेबर, है ना। तो पहले हमारा जो प्रपोर्शन था वो क्या था, 1:2 था, मतलब एक लेबर के लिए लैंड कितनी थी, 2 हेक्टेयर थी। अब 2:2 हो गया, तो एक लेबर के लिए कितनी हेक्टेयर लैंड है, 1। ठीक है, तो प्रपोर्शन हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, व्हेन मोर लेबर इज एम्प्लॉयड ऑन द फिक्स्ड लैंड, टोटल आउटपुट में इंक्रीज एट द इंक्रीज रेट। ठीक है, तो जब आप क्या करोगे, जो आपकी लैंड तो फिक्स है, उसके साथ में आप लेबर को क्या करते जाओगे, इंक्रीज करोगे, तो जो आपका टोटल आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा एट इंक्रीजिंग रेट। बट इवेंचुअली ए स्टेज मस्ट कम व्हेन एज अ मैनर ऑफ लो टोटल आउटपुट विल इंक्रीज ओनली एट आ डिमिनिशिंग रेट। ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद एक स्टेज ऐसी आएगी जहाँ पर आपके वेरिएबल फैक्टर में इंक्रीज करने पर भी जो आपका टोटल आउटपुट है उसमें डिमिनिशिंग रेट से, मतलब घटते हुए रेट से क्या होगा, इंक्रीज होगा। दिस इज द पॉपुलरली नोन एज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। ठीक है, इसी को हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन बोलते हैं। ये देखिए, state that as more and more of the variable factor are combined with fixed factor, marginal product of the variable factor may initially rise। मतलब स्टार्टिंग में क्या होता है, जब हम एक फिक्स फैक्टर के साथ में वेरिएबल फैक्टर को क्या करते जाते हैं, इंक्रीज करते जाते हैं, तो स्टार्टिंग में हमारा जो टोटल प्रोडक्शन होगा वो क्या होगा, राइज होगा। ठीक है, इंक्रीज होगा। But eventually a situation must come when marginal product of the variable factor start decline। ठीक है, तो उसके बाद जैसे जैसे हम इसको और बढ़ाते जाएंगे तो हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो क्या होता जाएगा, डिक्लाइन होता जाएगा। इन फैक्ट अ स्टेज में कम व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट बीम 0। ठीक है, इसके बाद एक स्टेज ऐसी भी आएगी जहाँ पर हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और उसके बाद वो लास्ट में क्या हो जाएगा, नेगेटिव भी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि जो लैंड हमारी है वो लैंड फिक्स है, लेकिन अगर आप उस पर ये मान के चलो कि हम वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते जाएंगे और हमारा प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा पॉसिबल होता तो हम सिर्फ एक छोटी सी जो भी फिक्स यूनिट है हमारी, मान लो 1 हेक्टेयर जो भूमि है, वही काफ़ी होती, हम उस पर कितना ही वेरिएबल फैक्टर को लगा ले और जितना मर्जी चाहे प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जैसे जैसे हम अपनी लेबर की यूनिट को बढ़ाते जाएंगे हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी, और बहुत से हमारे जो वेरिएबल फैक्टर है उनका वहाँ पर कोई यूज़ नहीं होता, उनकी कॉस्ट बढ़ने की वजह से जो हमारा प्रोडक्शन है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो देखिए इसका टेबुलर प्रेजेंटेशन, डायग्रामिक प्रेजेंटेशन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए यूनिट ऑफ लेबर आपको दी हुई है। ठीक है, उसके बाद आपको दिया हुआ है यहाँ पर यूनिट ऑफ
ये यूनिट ऑफ लैंड है जो हमारा फिक्स फैक्टर है, तो ये 1 है। उसके बाद यूनिट ऑफ लेबर दे रखी है, यूनिट ऑफ लेबर देखिए 1 है, 2 है, उसमें हम क्या करते जा रहे हैं, उसको इंक्रीज करते जा रहे हैं 1 से 8 तक। तो टोटल प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट पहले कितना है, 2 है, फिर 5 है, फिर 9 है, फिर 12 है, फिर 14 है, फिर 15 है, और उसके बाद फिर क्या हो जाता है, 14 हो जाता है। ये देखिए कि पहले हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो क्या है, बढ़ता जाता है, ठीक है, फिर वो अपने मैक्सिमम लेवल पे आता है और उसके बाद वो क्या हो जाता है, डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ही हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट देखिए, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, जब हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, ठीक है। तो पहले कितने यूनिट का मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, उसके बाद क्या होता है, फिर वो डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है। मतलब पहले कितनी यूनिट बढ़ रही हैं, वेरिएबल फैक्टर की एक एक्स्ट्रा यूनिट लगाने से देखिए प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन में कितने का इंक्रीमेंट होता है, 3 का, उसके बाद 2 का, फिर 1 का। तो ये डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है और एक टाइम आने के बाद क्या हो जाती है, हमारी जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो क्या हो जाता है, 0, और उसके बाद फिर वो क्या हो जाता है, नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो देखिए इसका डायग्राम के थ्रू हम इसको शो करते हैं। ये इस डायग्राम में देखिए आपको क्या दिया हुआ है, एक्स एक्सिस पे हमारा है यहाँ पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, मीन्स हमारे लेबर हैं, और यहाँ पर आता है हमारा ये मार्जिनल प्रोडक्ट को शो किया है, ऊपर हमारा टोटल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ से देखिए आप, जो टोटल प्रोडक्ट है हमारा, ये टोटल प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो पहले ये ऊपर जाएगा, ठीक है, उसके बाद जो टोटल प्रोडक्ट है वो हमारा अपने मैक्सिमम पॉइंट पे आ जाता है। मैक्सिमम पॉइंट कितना है इसका, 15 पे आ जाता है। उसके बाद ये डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है जब ये 14 हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज में क्या है, ये इंक्रीज हो जाता है, सेकंड स्टेज में क्या होता है, ये अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होता है, और थर्ड स्टेज में क्या होता है, फिर ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ही हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, पहले हमारा फर्स्ट स्टेज में ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है ना, ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद ये क्या होता है, डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है, फिर एक पॉइंट के बाद ये क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, तो ये नीचे आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज में देखिए जब हमारा टोटल प्रोडक्ट भी इंक्रीज होता है और मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। जब हमारा टोटल प्रोडक्ट डिक्रीजिंग रेट से बढ़ना स्टार्ट करता है तो हमारा एमपी क्या हो जाता है, डिक्लाइन, तो एमपी हमारा कम होना स्टार्ट हो जाता है। और जब हमारा टोटल प्रोडक्ट डिक्लाइन होता है, कम हो जाता है, तो हमारा एमपी क्या होता है, नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या शो किया गया है आपको, इस टेबल के थ्रू हमें शो किया गया है कि दैट एज मोर एंड मोर यूनिट ऑफ लेबर मीन्स वेरिएबल फैक्टर आर यूज, मार्जिनल प्रोडक्ट टेंड्स टू राइज, मार्जिनल प्रोडक्ट राइज होता है 3 यूनिट्स ऑफ लेबर तक। इन दिस सिचुएशन टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज एट द इंक्रीजिंग रेट, इस स्टेज पे हमारा क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। दिस इज अ सिचुएशन ऑफ इंक्रीज रिटर्न टू अ फैक्टर, ये कौन सी सिचुएशन है हमारी, इंक्रीज रिटर्न टू अ फैक्टर। बट विद द एप्लीकेशन ऑफ 4th यूनिट ऑफ लेबर, जब हम 4th यूनिट लगाते हैं लेबर की तो सिचुएशन क्या हो जाती है, डिमिनिशिंग रिटर्न सेट, ठीक है। तो इससे हमारा एमपी क्या हो जाता है, डिक्रीजिंग हो जाता है, और टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज ओनली एट द डिक्रीजिंग रेट, टोटल प्रोडक्ट हमारा बढ़ता तो है लेकिन किस रेट से, डिक्रीजिंग रेट से। डिमिनिशिंग एमपी रिड्यूस टू 0, जब एमपी हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, टोटल आउटपुट क्या होता है हमारा, मैक्सिमम होता है। और व्हेन मार्जिनल आउटपुट इज 0, इवेंचुअली एमपी में बी नेगेटिव, जब एमपी हमारा नेगेटिव हो जाता है ना, आउटपुट क्या हो जाता है हमारा, टोटल आउटपुट डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। आउटपुट हमारा 15 से 14 पे हो गया था हमारी, जब हमने 8th यूनिट ऑफ लेबर को यूज किया था, ठीक है। तो इसी टाइप से ये इनका रिलेशनशिप आपको दिया गया है। ये देखिए अब कुछ केसेस दे रखे हैं कि केसेस ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, मतलब ये कौन कौन से इसके रीजन है जिसकी वजह से इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर हमारा होता है। फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, ठीक है। तो जो हमारी इनिशियल स्टेज होती है उसमें हमारा जो फिक्स फैक्टर है वो रिमेन अंडर यूटिलाइज, ठीक है, मतलब उसका फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी लेबर है, जो वेरिएबल फैक्टर है, उसकी जो यूनिट है उनको इंक्रीज करते हैं। इनिशियली
एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर ऐड मोर एंड मोर टू टोटल आउटपुट। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा हम वेरिएबल फैक्टर्स को यूज़ करते जाएंगे हमारे टोटल आउटपुट उतना ही क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, डिवीजन ऑफ लेबर एंड इंक्रीज इन एफिशिएंसी। एडिशनल एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर इनेबल्स प्रोसेस बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, लेबर की जो यूनिट है उसको इंक्रीज करने से जो हमारी प्रोसेस बेस्ड डिवीजन है लेबर की, मतलब हर काम के लिए हम स्पेशलाइज्ड वर्कर्स का यूज करते हैं, जिससे भी हमारा क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी बढ़ती है और प्रोडक्शन भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। थर्ड पॉइंट क्या है, बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर। जो हमारे फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स के बीच में बेटर कोऑर्डिनेशन हो जाता है, सो लॉन्ग एज फिक्स फैक्टर रिमेन्स अंडर यूटिलाइज। ठीक है, कुछ टाइम तक हमारे जो फिक्स फैक्टर थे उनका कम यूटिलाइजेशन हो रहा था क्योंकि हमारे पास वेरिएबल फैक्टर कम थे, लेकिन जैसे ही हमने वेरिएबल फैक्टर की डिग्री को इम्प्रूव किया है, वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाया है, तो हमारा जो कोऑर्डिनेशन हुआ है फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर में वो काफ़ी अच्छा हुआ है, और जिससे हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है और मार्जिनल प्रोडक्ट है वो क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। उसके बाद पॉइंट है हमारे केसेस ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। जो डिमिनिशिंग रिटर्न होता है, मतलब जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज तो होता है लेकिन किस रेट से, डिक्रीजिंग रेट से। तो उसके क्या रीजन है, फर्स्ट रीजन है हमारा फिक्सिटी ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, फिक्सिटी ऑफ फैक्टर्स इज द प्रिंसिपल केसेस बिहाइंड द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। एज मोर एंड मोर यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर आर कंबाइंड विद द फिक्स फैक्टर, द लेटर गेट एक्सेसिवली यूटिलाइज। ठीक है, तो मतलब जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज करते जाएंगे उससे क्या होगा, हमारा ग्रेटर वियर टियर एंड लॉसेज इट्स एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये लॉसेज हमारे सामने आएंगे जिससे हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। सेकंड पॉइंट क्या है, इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूएबिलिटी। मतलब जो हमारे फैक्टर हैं, जो हमारा लेबर है और जो हमारी कैपिटल है, मोर एंड मोर ऑफ लेबर कैन नॉट बी कंटिन्यूसली यूज इन प्लेस ऑफ कैपिटल। मतलब उसे हम एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट की तरह यूज नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा ये नहीं है कि हम लेबर को यूज़ करके और उससे मतलब कैपिटल का यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो ये इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं एक दूसरे के। थर्ड पॉइंट है हमारा पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर। जो फैक्टर्स हैं हमारे वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर, उनकी जो एक आइडल फैक्टर रेशो होती है, मतलब जिससे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सकता है, उनका जो एक रेशो, जो एक प्रपोर्शन उनका यूज करना होता है, वो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन इनका क्या हो जाता है, पुअर हो जाता है, और इनके इसी पुअर कोऑर्डिनेशन की वजह से जो हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न है वो स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद कुछ अजम्पशन दी हुई हैं। अजम्पशन क्या है इस लॉ की, तो फर्स्ट अजम्पशन है हमारी, रेशो इन विच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर कंबाइंड कैन बी चेंज। ठीक है, तो जो रेशो है हमारी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, उसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर होमोजीनियस और इक्वली एफिशिएंट। जो वेरिएबल फैक्टर की यूनिट है वो सारी एक जैसी हैं, इक्वली एफिशिएंट है, एंड एन इंक्रीज 1/1। ठीक है, और हम उनको इंक्रीज कर सकते हैं 1/1। उसके बाद थर्ड अजम्पशन क्या है, टेक्नोलॉजी डज नॉट चेंज। ठीक है, जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसमें कोई चेंज नहीं होता। 3 स्टेजेस हैं प्रोडक्शन की। देखिए, फर्स्ट स्टेज हमारी क्या थी, व्हेन एमपी इंक्रीज। जब एमपी इंक्रीज होता है तो स्टेज क्या होती है, स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न की स्टेज होती है। सेकंड स्टेज जब एमपी क्या होता है, डिमिनिशिंग होता है, तो इसे हम बोलते हैं स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। और जो थर्ड स्टेज होती है जहाँ पर एमपी हमारा नेगेटिव हो जाता है, उसको बोलते हैं हम स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। ठीक है, उसके बाद आप ये देखिए, पोस्टपोनमेंट ऑफ द लो। ठीक है, ये लो आपका पोस्टपोन कब होता है, मतलब कब इसको ख़त्म माना जाता है, कब हम इसको फॉलो नहीं कर पाते। व्हेन देयर इज एन इम्प्रूवमेंट, when there is an improvement in the technology used in the process of production so that the greater output is achieved with the same इनपुट। ठीक है, अगर हम अपनी टेक्नोलॉजी में चेंज कर सकते हैं तो भी हम क्या करते हैं, वेरिएबल फैक्टर की यूनिट को बढ़ाते रहेंगे तो उससे हमारा टोटल प्रोडक्शन बढ़ सकता है। ठीक है, तो अगर हम टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट करते हैं तो ये हमारा लो क्या हो जाएगा, वहाँ पर फेल हो जाएगा। व्हेन सम सब्स्टिट्यूट ऑफ द फिक्स फैक्टर इज डिस्कवर्ड सो दैट द कॉन्स्टेंट ऑफ द फिक्स फैक्टर इज रिमूव। ठीक है, अगर हमारे पास जो हमारा फिक्स फैक्टर है उसका कोई सब्स्टिट्यूट है, अवेलेबल है, उसे हम यूज कर सकते हैं, तो भी ये लो हमारा क्या हो सकता है, फेल हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए रिलेशनशिप दिया हुआ है आपका, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट के बीच में। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर क्या दिया हो आपको, यूनिट ऑफ
लैंड जो हमारा क्या है, एक फिक्स फैक्टर है, ये दिया हुआ है यहाँ पर। ये हमारी लेबर की है जिसमें वेरिएबल फैक्टर है जिसको हम चेंज कर सकते हैं। एमपी दिया हुआ है हमारा, टोटल प्रोडक्ट दिया हुआ है, और एवरेज प्रोडक्ट। ठीक है, एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय लेबर। टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, सिग्मा एमपी, मतलब जितना एमपी है उस सारे का समेशन जो होता है। इसे देखिए, इसका रिलेशनशिप जो आपको डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम के थ्रू है। पहले हमारा क्या होता है, जो हमारा टोटल प्रोडक्ट होता है पहले वो इंक्रीज होना स्टार्ट करता है। ठीक है, उसके बाद वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाता है। मैक्सिमम पॉइंट पे जाने के बाद फिर वो क्या करता है, डिक्लाइन होना स्टार्ट करता है। तो ऐसे ही फर्स्ट स्टेज में देखिए यहाँ पर हमारा एपी भी क्या होता है, एपी भी बढ़ना स्टार्ट करता है, एमपी भी इंक्रीज होता है। उसके बाद हमारा एमपी क्या हो जाता है, कम होना स्टार्ट हो जाता है, और एपी और एमपी हमारे यहाँ पर क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। उसके बाद एमपी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, एमपी हमारा जीरो भी हो जाता है, और लास्ट में नेगेटिव भी हो जाता है। ठीक है, जब हमारा टीपी क्या है, मैक्सिमम पे है, तो हमारा एमपी क्या होगा, जीरो होगा, और जब हमारा टीपी डिक्लाइन हो रहा है तो उसके बाद एमपी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और एपी हमारा ऐसे ही चल रहा है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये रिलेशन है इनके बीच में। ऑब्जर्वेशंस, रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी, तो क्या रिलेशन है इनके बीच में, जो डायग्राम के थ्रू हम आपको बता चुके हैं कि सो लॉन्ग एज एमपी इज इंक्रीज, जब तक जो हमारा एमपी क्या होता है, इंक्रीज होता है, टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट पे। और जब एमपी डिमिनिशिंग होता है तो टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, लेकिन किस रेट पे, डिमिनिशिंग रेट पे। और व्हेन एमपी इज नेगेटिव, जब हमारा एमपी क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो टोटल प्रोडक्ट डिक्लाइनिंग स्टार्ट हो जाती है टोटल प्रोडक्ट की। उसके बाद ये ऑब्जर्वेशन रिलेशनशिप दिया हुआ है इनके बीच में, एपी एंड एमपी के बीच में क्या रिलेशन है, एपी इंक्रीज सो लॉन्ग एज, एपी कब तक इंक्रीज होता है, जब तक हमारा एमपी ज़्यादा होता है किससे, एपी से। एपी डिक्रीजेज व्हेन, एपी डिक्रीज कब होता है, जब एमपी कम होता है एपी से। और एपी इज एट इट्स मैक्सिमम व्हेन एपी इज इक्वल टू एमपी। ठीक है, एपी मैक्सिमम होता है जब एपी किसके इक्वल होता है, एमपी के इक्वल होता है। एमपी में बी जीरो और नेगेटिव, बट ए पी कंटिन्यू टू बी पॉजिटिव। ठीक है, एम पी हमारा जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जो ए पी होता है वो हमारा कंटिन्यूस क्या रहता है, पॉजिटिव ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ तक ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद आप सभी स्टूडेंट जो भी आपकी बुक में इसके क्वेश्चन दिए हुए हैं, बैक एक्सरसाइज में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हैं, आप उनको भी अच्छे से करोगे, अपने नोटबुक में करोगे उनको, और पूरे कंसेप्ट को अच्छे से रीड करोगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।